स्टार्ट जनाब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम समझेंगे इफेक्ट कंट्रोल। वालेकुम अस्सलाम। और इफेक्ट कंट्रोल के लिए यकीनी सी बात है, हमें कोई वीडियो लेके आनी है टाइमलाइन पे या कोई टेक्स्ट लिखना है, तो यहाँ से इस वीडियो को मैं क्लिक कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ, पूरी वीडियो को टाइमलाइन पे ले आया। कोई भी वीडियो टाइमलाइन पे लाओ, एक बार प्ले करके देख लो। अब जाहिर सी बात है कि हमें इस वक्त सोर्स मॉनिटर की जरूरत नहीं है, और आपको बड़ा बड़ा नजर आए तो मैं इसको इतना बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको वीडियो ज्यादा नजर आए। अच्छा जी, अब बात समझो, टाइमलाइन के ऊपर तस्वीर हो, ठीक है, हम तस्वीर ला नहीं रहे हैं, ठीक है, लेकिन बात वही है, तस्वीर हो, ऑडियो हो या वीडियो हो, तीनों ही चीजों की कोई ना कोई प्रॉपर्टीज होती है। जी जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, थैंक यू। अच्छा, तीनों चीजों की कोई ना कोई प्रॉपर्टीज होती है। आप टेक्स्ट लिखोगे उसकी भी प्रॉपर्टीज होगी, आप कोई शेप बनाओगे उसकी भी प्रॉपर्टीज होगी। अब उस प्रॉपर्टीज को कंट्रोल कैसे करें, उस प्रॉपर्टीज को हम मतलब छेड़ें कैसे, उसमें एडिटिंग कैसे करें। अब ये एक वीडियो है, ये तस्वीर भी हो सकती थी, टेक्स्ट भी हो सकता था, कोई सर्किल स्क्वायर भी हो सकता था, ठीक है, मैं एक ही चीज पे समझाऊंगा ना। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, अभी इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है इस वीडियो की या किसी भी आपके यहाँ पे मौजूद सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इमेज या ऑडियो की, के उसकी पोजीशन क्या है। ऑडियो हटा दो इसमें से, उसकी पोजीशन प्रॉपर्टी नंबर 1, उस वीडियो तस्वीर की या टेक्स्ट की पोजीशन। सेकंड नंबर पे उसका स्केल मतलब साइज, ठीक है, छोटा या बड़ा, ठीक है, हॉरिजेंटल या वर्टिकल। नंबर 3, उसकी रोटेशन, मतलब अभी ये 0 रोटेट हुई हुई है, ठीक है, 360 डिग्री पे आपकी रोटेशन। नंबर 4, उसकी ओपेसिटी, ठीक है। नंबर 5, उसका एंकर पॉइंट, ठीक है, कि ये इसका सेंटर पॉइंट क्या बनेगा। ये चीज आपने इलस्ट्रेटर में भी याद होगी, मैंने आपको बताया था रोटेट टूल की क्लास में, वहां उसे पिवट पॉइंट कहते हैं, यहाँ इसे एंकर पॉइंट कहते हैं। तो अगर हमें इसमें कोई भी प्रॉपर्टीज पे वर्क करना है, काम करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी को कैसे चेंज करेंगे वो देखते हैं। तो किसी भी वीडियो की प्रॉपर्टी में जाने के लिए या ऑडियो की, आपने उस क्लिप को सेलेक्ट करना होता है। जब आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे, ये इस तरह से सेलेक्ट हो जाएगा, मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर दूं, ठीक है, ऐसे भी बड़ा कर दूं, ये सब चीजें हमें पता है कैसे हो रही हैं। तो इसे हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो आ रहा है लिखा हुआ सोर्स मॉनिटर पे इफेक्ट कंट्रोल, ठीक है, ये लिखा आ रहा है इफेक्ट कंट्रोल, इस पे क्लिक कर दो। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, देखो ये इतनी सारी यहाँ पे वैल्यूज आ गई हैं। आपको मे बी कि ये इस तरह से नजर आए, हो सकता है कि ये आपको इस तरह से नजर आए, आपको यहाँ पे कुछ ऐसा नजर आए, तो परेशान नहीं होना, पहले ये देख लेना यहाँ क्लिप सेलेक्ट है। क्लिप सेलेक्ट है तो यहाँ पे आप इफेक्ट कंट्रोल के टैब में आ गए हो। और अगर आपको ऐसा नजर आ रहा है तो देखो लिखा हुआ है वीडियो, मतलब जो वीडियो आपने सेलेक्ट की है वो, और इसी के यहाँ देखो एक एरो बना हुआ है। इस एरो पे क्लिक करोगे तो इसके मोर ऑप्शन ओपन होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा आ रहा है मोशन, मतलब इस वीडियो की प्रॉपर्टीज मोशंस को लेते हुए, इस पे क्लिक करो तो ये पोजीशन, स्केल, रोटेशन, एंकर पॉइंट, और इसकी ओपेसिटी को लेके ये नीचे वाली, तो इसे इस तरह ओपन कर लेना अगर ना आ रही हो बाय डिफॉल्ट, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या आ रही है इसके अंदर, सबसे पहली चीज आ रही है पोजीशन, कि आपकी वीडियो की इस वक्त पोजीशन क्या है, आपके इस पर्टिकुलर एरिया में, जो आपका यहाँ पे आपको व्यू दिखा रहा है आपकी वीडियो का, इसकी पोजीशन क्या है। तो बाय डिफॉल्ट सब वीडियो की पोजीशन आपको यही मिलेगी। मैं ये चाहता हूं, अभी ये वीडियो बिल्कुल सेंटर फिट, स्क्रीन टू फिट जो है वो प्ले हो रही है। मैं चाह रहा हूं कि इस वीडियो को थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे खिसका दूं। तो कॉमन सेंस की बात है, जब ये लेफ्ट साइड पे खिसकेगी, पोजीशन चेंज करेगी हॉरिजेंटली, तो राइट साइड के ऊपर स्पेस आ जाएगी, खाली जगह आ जाएगी। तो कैसे करेंगे, ये वाली जो वैल्यू है, जो पहली वैल्यू आ रही है पोजीशन के पास, ये कहलाती है हमारी हॉरिजेंटल वैल्यू, यानी कि लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट।
इसी के बराबर में आ रही है, ये कहलाती है हमारी वर्टिकल वैल्यू, यानी कि टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। ठीक है, तो अगर मुझे इसे लेफ्ट साइड पे खिसकाना है तो मैं ये सेकंड नंबर वाली वैल्यू को नहीं छेड़ूंगा बल्कि नंबर 1 को छेड़ूंगा। तो इस पे मैं क्लिक करूंगा, लेफ्ट साइड पे ले जाना है ना, क्लिक करके रखना है और लेफ्ट साइड पे ड्रैग करो तो देखो ये वीडियो मेरी लेफ्ट साइड पे पोजीशन अपनी चेंज कर रही है। ठीक है, एक्चुअल में इस वीडियो की पोजीशन हमने चेंज कर दी आपके सामने। ठीक है, इसकी पोजीशन चेंज हो गई, प्ले कर लो। अब ये एरिया जो आपको ब्लैक नजर आ रहा है ये एम्प्टी एरिया है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये ब्लैक कलर है, ये कलर नहीं है, ये एम्प्टी एरिया है। ये सिर्फ आपको इस चीज को बताता है कि भाई आपके इस पूरे पैनल में, इस पूरे प्रोग्राम मॉनिटर में जो आपका वीडियो का फ्रेम बना है वो इस ब्लैक से हाईलाइट हो रहा है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि ये ब्लैक कलर है। ठीक है, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि ये ब्लैक कलर है, ये सिर्फ शो कर रहा है कि ये आपका वर्किंग या आपका फ्रेम एरिया है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने अपनी वीडियो को लेफ्ट पे किया है तो देखो वो लेफ्ट पे आ गई है और ये एरिया एम्प्टी हो गया है। अब इस एम्प्टी एरिया पे मैं कोई दूसरी वीडियो भी ला सकता हूँ, मैं इस एम्प्टी एरिया पे कोई कलर भी ला सकता हूँ, मैं इस एम्प्टी एरिया पे कोई तस्वीर भी रख सकता हूँ, वो मेरे ऊपर है। लेकिन अभी हम प्रॉपर्टी समझ लें पहले, उसके बाद ये सब चीजें करेंगे। तो अब देखो मेरी वीडियो थोड़ी सी लेफ्ट साइड पे जाके प्ले हो रही है। अच्छा, दोबारा इसी पे क्लिक करो, देखो अभी इस पे क्लिक नहीं है ना क्लिप पे, तो यहाँ इफेक्ट कंट्रोल में कोई भी प्रॉपर्टी नहीं आ रही। जब कोई क्लिप सेलेक्ट होता है देन प्रॉपर्टी शो होती है। मैंने इस पे क्लिक किया, वापस प्रॉपर्टी आ गई। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये वीडियो थोड़ी सी ऊपर की तरफ भी मूव हो जाए, यानी कि अब वर्टिकल पोजीशन भी चेंज कर ले। तो इसके बराबर में आ रही है ये रही वर्टिकल वैल्यू। इस पे आप क्लिक करो, ऊपर की तरफ ले जाना है तो क्लिक करके लेफ्ट साइड पे आप ड्रैग करोगे तो देखो ये ऊपर की तरफ जा रही है। अब नीचे भी स्पेस आ गई, राइट पे भी स्पेस आ गई, तो बेसिकली इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। आपको बॉटम पे वीडियो ले जानी है तो इसी वैल्यू को आप नीचे ले जाओ तो अब ऊपर की तरफ से इतनी स्पेस आपके पास आ चुकी है और ये वीडियो सिर्फ इतने से एरिया में प्ले होगी। और आपको पता है ये जो कुछ हमें यहाँ दिखता है वो हमारा फाइनल रिजल्ट होता है। ये हमारा फाइनल रिजल्ट नजर आ रहा है। अभी आप इसे एक्सपोर्ट करोगी तो ऐसे ही एक्सपोर्ट होगी जैसे आपको नजर आ रही है। ठीक है सर, इसे वापस से सही करना है तो ये जो आपने वैल्यू छेड़ी है अगर आपको याद है तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो, क्लिक करके लिख दो, या यहाँ पे क्लिक करके लिख दो, या फिर इसे एडजस्ट करने की कोशिश करो ऐसे। तो थोड़ा सा ये काम लेंथी है और परफेक्शन आए ना आए इसकी भी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि हमें वैल्यू नहीं याद। तो फिर क्या करें, जब हमें इसे वापस से रीसेट करना हो अपनी अपनी जगह पे, स्क्रीन टू फिट करना हो, तो देखो इसी पोजीशन के बराबर में ये एक उल्टा सा एरो बना हुआ आ रहा है, इस पे क्या लिखा हुआ है, रीसेट पैरामीटर। ठीक है, यानी कि इस की पोजीशन की जो भी वैल्यू आपने चेंज की है वो रीसेट हो जाए, जैसी थी वैसी हो जाए। तो मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा आपके सामने वो स्क्रीन टू फिट वापस हो गई है। ठीक है, अच्छा इसी काम को, इस पोजीशन को आप एक और तरह से मैनिपुलेट कर सकते हो, यानी कि एडिट कर सकते हो। कैसे, आपने इस मोशन के ऊपर क्लिक किया, जैसे आप मोशन पे क्लिक करते हो आप यहाँ देखो एक बाउंडिंग बॉक्स बना आ गया। इस बाउंडिंग बॉक्स जैसे ही इस पे आप क्लिक करते हो तो ये क्लिप सेलेक्ट हो जाता है। तो आप इसे क्लिक करके ऐसे भी मूव कर सकते हो, बशर्ते ये कि बाउंडिंग बॉक्स बना आ जाए। आप इसे नीचे ऐसे भी ला सकते हो, वहां देखो वहां पे वैल्यू खुद ही चेंज हो रही है इफेक्ट कंट्रोल में। तो सर फिर हम ऐसे ना कर लें, ये ज्यादा आसान नहीं है क्या कि हम क्लिक करके ड्रैग कर लें, हम वैल्यू क्यों दे। देखो ये क्लिक करके आप ड्रैग तो कर रहे हो लेकिन ये कोई कैलकुलेटेड प्रीसाइज अमाउंट में आप इसकी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे। हाँ, अगर आपका काम ऐसा है कि आपको कोई प्रीसाइज या कैलकुलेटेड अमाउंट में पोजीशन चेंज नहीं करनी तो फिर वेल एंड गुड आप ऐसे कर लो। लेकिन आपने बड़े मखसूस मोहतात होते हुए एक एक वैल्यू देके इसकी पोजीशन को बहुत माइनर सा हिलाना जुलाना है, तो फिर आपको यहाँ वैल्यू देके वो काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों तरीके हैं, चाहो तो यहाँ पे कैलकुलेटेड प्रीसाइज वैल्यू दो, उसकी मदद से इसकी पोजीशन चेंज करो, या फिर डबल क्लिक करके या फिर यहाँ मोशन पे क्लिक करके किसी भी तरह से आप इस बाउंडिंग बॉक्स को ले सकते हो। जैसे कि मैंने अभी बाहर क्लिक कर दिया, बाउंडिंग बॉक्स चला गया। इस बार मैं मोशन पे भी क्लिक नहीं करूंगा बल्कि इस वीडियो पे आके डबल क्लिक कर देता हूँ, तो भी देखो ये बाउंडिंग बॉक्स आ गया।
एक पोजीशन चेंज करने के भी मैंने आपको 3 तरीके बता दिए। अब जिसमें आपको सहूलत हो और जो आपकी उस वक्त की रिक्वायरमेंट हो जब आप एडिटिंग करने बैठे हो, ठीक है, उसी हिसाब से आप इनमें से कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हो। अब मुझे इसे वापस रीसेट वैल्यू करना है। मैंने ये रीसेट पैरामीटर एरो पे जैसे ही क्लिक किया वो अपनी जगह पे आ गया। ठीक है, तो ये बात हो गई पोजीशन की कि इस वीडियो की, या यहाँ पे टेक्स्ट होता उसकी, या यहाँ पे कोई शेप होती उसकी पोजीशन कैसे चेंज होगी। सिमिलरली नीचे आ जाओ, नीचे लिखा आ रहा है स्केल। अभी ये वीडियो जिस साइज में है, अपने स्टैंडर्ड साइज में 100% जूम के साथ आपको नजर आ रही है। मैं चाहता हूं ये थोड़ी सी मुझे बड़ी होके नजर आए, मतलब मैं इस वीडियो को जूम करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नीचे लिखा आ रहा है स्केल, अभी ये 100% है। आपने कहा ये 25% बड़ी हो जाए, तो आपने क्या लिखना है यहाँ पे क्लिक करके 125। अब आपके जहन में एक प्रीसाइज अमाउंट था, एक कैलकुलेटेड अमाउंट था कि मुझे सिर्फ इसे 25% बड़ा करना है, तो हमने डायरेक्टली लिख दिया, एंटर करो, ये 25% बड़ी हो गई। ठीक है, लेकिन अगर आपने प्रीसाइज नहीं करना होता तो आपने यहाँ पे बाउंडिंग बॉक्स आ जाए, आप जैसा जितना बड़ा चाहे कर लो। ठीक है, अब ये कितने परसेंट आपने कर दी, 347। लेकिन एक प्रीसाइज वैल्यू देनी है तो आपको इफेक्ट कंट्रोल की जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा 150% कर दो ऐसे, यानी कि 50% और बड़ा कर दो, तो मैंने यहाँ पे 150 लिख दिया। ठीक है, इस तरह से भी दे सकते हो, डबल क्लिक करके इन बाउंडिंग बॉक्स से छोटा या बड़ा भी कर सकते हो। देखो छोटा करोगे तो ये इतनी छोटी भी हो जाएगी क्लिक एंड ड्रैग करके। आप चाह रहे थे नहीं ये तो 45% हो गई, मुझे 50 करना है, आपने यहाँ पे आपने लिख दिया 50। 100% उसका एक्चुअल साइज था, उसे हाफ छोटा करना है, आपने लिख दिया 50। 50 लिख के आपने कहा मैं चाह रही हूँ अब ये लेफ्ट साइड पे चली जाए, आप बिल्कुल ऊपर वाली वैल्यू पे चली जाओ, इसे लेफ्ट पे ले जाओ, इतना काट दो। ठीक है, यहाँ ले गए, आप चाह रही हो अब ये ऊपर भी चली जाए, आप ऊपर भी ले जाओ। कहने का मकसद है एक साथ आप इसकी तमाम ही प्रॉपर्टी को एट अ टाइम मैनिपुलेट कर सकते हो। हमने स्केल भी किया वीडियो को, हमने उसकी पोजीशन भी चेंज की। स्केल करने के बाद प्ले कर लो, अब वो वहीं छोटे साइज में प्ले एक कॉर्नर में हो रही होगी, और यहाँ पे हम मजीद क्लिप लाके एडजस्ट करके मल्टीपल क्लिप्स रख सकते हैं कैलकुलेटेड। ठीक है, तो इस तरह से आप स्केल का भी यूज कर सकते हो। कंट्रोल जेड फॉर अनडू इट। अब मुझे वापस इसे रीसेट करना है, तो इसके साथ भी रीसेट पैरामीटर आ रहा है, इस पर क्लिक कर दो, ये जैसी थी वैसी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अभी हमने जूम किया। ठीक है, अभी हम अगर इसे जूम कर रहे हैं तो आप देखो ये सेंटर से जूम हो रही है, और छोटा कर रहे हैं तो सेंटर से ही छोटी होती जा रही है। देखो बिल्कुल सेंटर से आपकी वीडियो निकलती हुई सामने आ रही है, और सेंटर में ही जाते हुए छोटी हो रही है। क्यों? इसकी वजह यह है, इस वीडियो का जो एंकर पॉइंट है जिस पे ये वीडियो मुश्तमिल है, इसकी तमाम ही प्रॉपर्टी वो सेंटर है। ठीक है, वो कहाँ होता है, देखो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, ये सेंटर में आपको एक छोटा सा सर्किल नजर आया। इट्स मीन कि ये वीडियो इसको फॉलो करेगी, इस पॉइंट को कंसिडर करके छोटा होगी और इसी को कंसिडर करके बड़ा होगी। अगर कि मैं इसे क्लिक करके यहाँ पे उठा के ड्रैग करके रख दूं, तो पहले जब हम वीडियो छोटी कर रहे थे वो छोटी होते हुए सेंटर में आ रही थी। अब देखो छोटी करता हूं तो कहाँ जाएगी, उसके पास जहां हम वो पॉइंट ले गए, देख रहे हो, और वहीं से बड़ी होना शुरू हो रही है। तो ये कहलाता है आपका एंकर पॉइंट, जो कि इस ऑप्शन आ रहा है इसका ये रहा। ठीक है, ये है ये एंकर पॉइंट, यहां से समझना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे डबल क्लिक करके आपको बता दिया। ठीक है, कि इस एंकर पॉइंट की वैल्यू अगर आप चेंज करोगे तो ये होगा। मैंने कंट्रोल जेड करके उसे वापस सेंटर कर लिया। ठीक है, अच्छा जी, तो इस तरह से जब आपने इसे जूम किया ऐसे, तो आप एक चीज और नोट करो, ये चारों तरफ से बड़ी और छोटी हो रही है, यानी कि टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, यानी कि प्रोपोर्शनली छोटी या बड़ी हो रही है। चारों तरफ से बढ़ रही है, चारों तरफ से छोटी हो रही है। मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ इसकी विड्थ बढ़ाऊं, मतलब सिर्फ इसकी चौड़ाई बढ़े, लंबाई ना बढ़े। अभी इसकी विड्थ एंड हाइट आपस में कंस्ट्रेन हुई हुई है, लिंक हुई हुई है। तो यहाँ पे देखो यूनिफॉर्म स्केल पे चेक लगा हुआ है, आप इस यूनिफॉर्म स्केल से चेक हटा दो, यानी कि इस पे क्लिक कर दो, चेक हट चुका है। अब आपके ऊपर है कि आप इसकी वर्टिकल वैल्यू खाली कम करो,
या हाइट कम करो, देखो अब सिर्फ इसकी हाइट पे इफेक्ट पड़ रहा है, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, विड्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है, हाइट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। यानी कि आप इंडिविजुअल इसके स्केल को भी जो है मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, अगर मुझे हाइट खाली बढ़ानी है, अब हाइट मुझे सेपरेट मिल गई है, मैं इसकी हाइट को भी मैनिपुलेट कर सकता हूँ। और जैसा आप करोगे आपको पता है जो प्रोग्राम मॉनिटर में नजर आ रहा होता है वो हमारा फाइनल रिजल्ट होता है। तो मैंने इसको यहाँ पे प्ले कर देता हूँ। तो अब ये हाइट के तौर पे वीडियो हमारी बड़ी हो चुकी है। ठीक है, ग्लास का साइज ये नहीं था, अब हमने उसे वर्टिकली हाइट देके उसको थोड़ा सा लंबे साइज में कर दिया है। एक्चुअल में क्या था, इसे वैल्यू को आप रिसेट कर दोगे, कहाँ गई भाई हाइट इसकी, ये रही। ठीक है, तो एक्चुअल में ग्लास हमारे इस साइज का था। ठीक है, जो हमने, तो कहने की बात ये है कि हम यहाँ पे अच्छा जो वैल्यू छेड़ो तो उसे वापस वही कर दो, यानी कि 100 करके इसको यूनिफॉर्म स्केल पे चेक लगा दो, ताकि वो जैसी थी वैसी ही हो जाए। अच्छा, फर्ज करो आपने इसकी क्या कहते हैं, स्केल भी छोटा किया हुआ है, इसे हॉरिजेंटल भी मूव किया हुआ है, इसे वर्टिकल भी मूव किया हुआ है। अब आप चाहते हो कि इसको वापस रीसेट करके जैसी थी वैसी हो जाए, तो पहले आप इस वैल्यू के पैरामीटर को रीसेट करोगे, फिर इसको रीसेट करोगे, है ना। देखो, इस मोशन के साथ भी एक रीसेट पैरामीटर का बटन आ रहा है। आप यहाँ पे सारी वैल्यू को छेड़ दो और आप चारों सारी वैल्यू रीसेट हो जाए, तो एक एक को इंडिविजुअल जाके करने की जरूरत नहीं है। आप इस वाले एरो पे प्रेस कर दो, सारी वैल्यू खुद ही रीसेट हो जाएंगी। मतलब एक एक वैल्यू पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हर चीज बहुत डीपली डिटेल में समझाता हूँ, इसके बाद भी ना समझो रिकॉर्डेड देने के बाद तो फिर बादाम खाओ। ठीक है, और कोई हल नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे इस वीडियो की प्रॉपर्टी आ रही है रोटेशन, मतलब इस वीडियो को रोटेट अगर आप करना चाहते हो। ठीक है, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं हमारे, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप या ये प्रीमियर प्रो, ये 2D सॉफ्टवेयर है, ये 3D सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारी रोटेशन होगी वो 360 डिग्री होगी। यानी कि एक पूरे सर्किल के अंदर कितने डिग्री होते हैं, 360 डिग्री होते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जो भी रोटेशन होगी वो 360 डिग्री होगी। तो अगर आप चाह रहे हो इस वीडियो को मैं थोड़ा सा घुमा दूं, क्लिक करो, ड्रैग करो, ये देखो ये घूम गई, ये थोड़ा सा घूमी है, प्ले कर लो, तो अब ये ऐसे ही आपको रिजल्ट मिलेगा फाइनल एक्सपोर्ट होने के बाद। आप चाह रहे हो 90 डिग्री घूम जाए तो आप इसे 90 कर लो, ये वर्टिकल हो जाएगी, ये 90 डिग्री हो गया। अब प्ले कर लो, आप चाह रहे हो 180 हो जाए तो ये उल्टी हो जाएगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे 180 लिख दिया, तो अब ये वही वीडियो है लेकिन उल्टी हो गई। आप इस तरह से मिरर इफेक्ट भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल क्या कहना चाह रहा हूँ, मैंने इस वीडियो को उल्टा करके रखा है ना, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, ऐसा करने के बाद इसी वीडियो की एक कॉपी लेते हैं इसी के ऊपर। अब इसी की कॉपी आई है ना, तो जाहिर है वो इसी के ऊपर आई है, तो इस कॉपी को उठाओ और ऊपर ले जाओ। ठीक है, तो डबल हो गया, एक मिरर सा इफेक्ट बन रहा है आपका यहाँ पे, है ना। दोनों वीडियो प्ले हो रही है। आप चाह रहे हो ये वाला ग्लास सीधा हो जाए, तो इसकी वैल्यू 180 को वापस 0 कर दो, वो वाला सीधा हो जाएगा। ठीक है, और अब इसे उठा के थोड़ा सा ऊपर ले जाओ, ऐसा कर लो, इसे हाफ यहाँ से ऐसे कट कर दो। ठीक है, तो ये छोटी छोटी हरकतों से हम एक छोटा छोटा सा एडिट कर सकते हैं। ठीक है, फाइनल रिजल्ट आपको इस स्क्रीन पे मिल रहा होता है। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए, मतलब इस चीज का कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन एक समझाने के लिए चीजों को मैं इस तरह से करके दिखाता हूँ कि रोटेशन की क्यों जरूरत पड़ सकती है, क्या जरूरत पड़ सकती है। तो जरूरत बिल्कुल पड़ सकती है। अभी देखो ये वीडियो ओवरलैप हो रही है, आप थोड़ी सी इसकी पोजीशन को और ऊपर करो, ऐसा कर दो कि ये ओवरलैप ना लगे, बल्कि यहाँ पे एक ज्वाइंट सा लगे। ठीक है, अब ठीक है, अब ओवरलैप नहीं है। ठीक है, अब ये ओवरलैप नहीं है, देखो। तो हर चीज की जब तक प्रॉपर्टी नहीं समझोगे तो उसे अच्छे तरीके से मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे, एडिट नहीं कर पाओगे। ठीक है, वही चीज को आप तरीके से कैलकुलेटेड करते हो तो उसकी मीनिंग ही चेंज हो जाती है। ठीक है, नहीं तो फिर आप गंवारपन से कैसे भी कर दो। ठीक है, तो एक ऑप्शन दिया हुआ है, एक उसका पूरा इफेक्ट कंट्रोल दिया हुआ है, तो आप उसको उसी हिसाब से यूज करो ताकि आप जो एडिट करना चाह रहे हो वो मीनिंगफुल तो हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो रोटेशन की मदद से हम कुछ इस तरह का काम कर सकते हैं।
अब देखो इसकी सारी वैल्यू चेंज है। मैंने क्या किया, मेन रीसेट पैरामीटर पे क्लिक किया तो सारी वैल्यू अपनी जगह पे आ गई। तो अभी हमने जो इसे रोटेट किया था वो मैंने क्लिक करके राइट साइड पे किया था क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज करना है तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्लिक एंड ड्रैग करूंगा तो ये उल्टा घूमेगा। ठीक है, अब ये ग्लास ऐसे घूम के आया। तो इट्स अप टू यू कि आपने किस तरह से क्लॉकवाइज करनी है। आपने -180 डिग्री कर दिया, ठीक है, प्लस माइनस, प्लस में सीधा घूमेगा, माइनस में उल्टा घूमेगा। ठीक है, सिंपल है। तो ये हो गई इसकी रोटेशन। और यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था एंकर पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो एंकर पॉइंट यहाँ से समझना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं यहाँ से वैल्यू चेंज करूंगा ना इस जगह से, तो आपकी वीडियो मूव होगी तो आप समझोगे वीडियो मूव हो रही है, देखो। ठीक है, तो इससे बेहतर ये है कि मैं एंकर पॉइंट को डायरेक्टली मूव करके बता दूं। अब जैसे कि मैं चाह रहा हूँ ये ग्लास पेंडुलम की तरह रोटेट करे। अभी कैसे रोटेट कर रहा है पहले ये देख लो। ये वीडियो सेंटर से रोटेट हो रही है ना, बिल्कुल सेंटर, उस एंकर पॉइंट को कंसिडर करके रोटेट हो रही है। मैं चाह रहा हूं नहीं, जैसे पेंडुलम नहीं होता, हमने फिजिक्स में पढ़ा था, जैसे घड़ी का घंटा घर टन टन बजता है, वैसी ये उस उस फॉर्मेट में या उस पोजीशन में रोटेट हो। तो इस सेंटर पॉइंट को उठाओ और इधर टॉप पे ले जाओ और अब घुमाओ। अब बिल्कुल देखो ये पेंडुलम की तरह रोटेट होने लगी। तो एंकर पॉइंट का बहुत अहम किरदार है। मैं सारी बात किस पे बता रहा हूँ, एक वीडियो पे। सेम प्रॉपर्टी अप्लाई होगी आपकी तस्वीर पे, आपके टेक्स्ट पे और आपकी शेप पे। ठीक है, जो भी आप यहाँ पे शेप क्रिएट करोगे, रेक्टेंगल, सर्किल, जो पेन टूल से बनाओगे, सबका एंकर पॉइंट होगा, सबका पिवट पॉइंट होगा, सबकी पोजीशन होगी। तो एक चीज पे समझाऊंगा ना, हर चीज पे अलग अलग समझाऊंगा तो 3-4 क्लासों में तो यही बात हो जाएगी। तो ये एक बड़ी सी वीडियो है, उसके ऊपर हमें समझने में आसानी हो रही है। तो प्रॉपर्टी सब पे सेम रहेगी। तो मैं तमाम चीजों को रीसेट फिर से कर दिया तो सब वैल्यू सेट हो गई। अच्छा, अब इसके नीचे आ रही है ओपेसिटी। ओपेसिटी मतलब ये वीडियो रिकॉर्ड हुई है, आपको परफेक्टली नजर आ रही है अपनी 100% ओपेसिटी के साथ, या आसान कर लो 100% रोशनी के साथ, या जो कुछ है इसमें वो पूरी तरह से दिखाई दे रहा है, उसकी ओपेसिटी फुल है। अगर मैं इसकी ओपेसिटी कम करूंगा तो ये आपको थोड़ा सा डार्क शेडो में चली जाएगी। देखो मैंने इसकी यहाँ से ओपेसिटी कम करनी है, जैसे ही मैंने इसकी ओपेसिटी कम की ये डार्क शेडो पे चली गई। आपको शायद ये लग रहा है आपने अपनी वीडियो को डार्क शेड दे दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने इस वीडियो को 50% डाउन कर दी इसकी ओपेसिटी। मतलब इस वीडियो में एक वजन था, जो कुछ इसमें प्रॉपर्टीज है, इसमें जो भी ऑब्जेक्ट या कलर नजर आ रहे हैं उसका एक वजन था, एक भारीपन था। आपने उस चीज को, या यूं कर लो कि आपने एक कपड़ा लिया हुआ है जो मलमल का सा कपड़ा है ना, अब उस मलमल के कपड़े में से आर पार झांकता है ना, लेकिन उसके पीछे आप एक और कोई कपड़ा लगा देते हो तो वो आर पार झांकना बंद हो जाता है ना। सेम इसी तरह ये वीडियो की 100% ओपेसिटी, तो समझो एक सॉलिड आपके पास फैब्रिक है, जैसे कि जीन्स का फैब्रिक जिसमें से आर पार झांका नहीं जाता। सिर्फ आसान मिसालें दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि बात समझ में आए। लेकिन जीन्स की जगह कोई लॉन हो या शफून का दुपट्टा हो, उससे आर पार दिखता है, उसकी ओपेसिटी बहुत कम होती है। ठीक है, उसमें वजन बहुत कम होता है। इसी तरह इस वीडियो की एक 100% ओपेसिटी थी। ठीक है, जब हमने उसे डाउन कर दिया तो हमने इस वीडियो को हल्का कर दिया। जब हल्का हो गया तो इसके पीछे से क्या झांक रहा है, इसके पीछे क्या है, इसके पीछे देखो ये ब्लैक स्क्रीन आ रही है, ये चीज इसके अंदर से झांकने लगी है। ठीक है, अगर मैं इसकी ओपेसिटी बढ़ाता हूं तो ये चीज खत्म हो जाती है, वो अपनी पूरी सॉलिड फॉर्म में वीडियो आ गई, उस पे जो रोशनी थी पूरी आ गई। आपने उसको डल करोगे तो उसके नीचे जो कुछ है वो उसमें से झांकने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक वीडियो लेके आता हूँ और वो इसके नीचे रखते हैं, या इसके ऊपर कोई वीडियो रख देते हैं। जैसे कि ये एक वीडियो है, समझने के लिए ये मैं इसके ऊपर ले आता हूँ। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं कि मुझे ये लड़की भागती हुई भी नजर आए और नीचे से वो गिलास और बिस्किट भी नजर आए, दोनों चीजें नजर आए। तो मैं क्या करूंगा, ये वाली जो मेरी वीडियो है ना, ये वाली, मैं इसकी ओपेसिटी कम कर दूंगा। ऊपर वाली वीडियो को सेलेक्ट किया, इसकी ओपेसिटी देखो मैंने कम कर दी, देखो। अब यहाँ पे दोनों वीडियो को आप व्यू ले सकते हो।
लड़की भाग भी रही है और नीचे बिस्किट और ग्लास भी नजर आ रहे हैं। ऊपर वाली वीडियो डल हो गई तो नीचे वाली दिखने लगी। इसी चीज को मैंने आसान जुबान में पहले आपको समझा दिया था। तो ओपेसिटी ये होती है। तो अगर कि ये वीडियो में है तो टेक्स्ट में भी होगी, इमेज में भी होगी, और हमारी शेप्स जो हम बनाएंगे उसमें भी होगी। तो ये होती है इफेक्ट कंट्रोल के अंदर इन चारों चीजों की प्रॉपर्टीज, और इनका ये काम होता है। अब इसको थोड़ा सा किसी और चीज पे भी समझ लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर हम दूसरे टॉपिक पे आएंगे। अच्छा जी, अब फर्ज करो मुझे यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है। यहाँ पे मैंने टाइप टूल लिया और यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्राफिक्स ऑनलाइन। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। थोड़ा थोड़ा साथ में टेक्स्ट एडिटिंग भी सीख लो। अब देखो, बाहर क्लिक कर दूंगा, कोई प्रॉपर्टी नहीं आ रही इस टेक्स्ट की, है ना, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं आ रही। इस क्लिप पे जैसे ही सेलेक्ट करूंगा प्रॉपर्टी आ गई। अब आप क्या करोगे, जाहिर सी बात है आपने अभी जितना समझा आप ये करोगे। आपको यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है, आप चाहोगी मैं इसकी पोजीशन चेंज करूं, आप यहाँ आ जाओगी और ये पोजीशन चेंज करना शुरू कर दोगी। ठीक है, ऐसे ही करोगी ना? नहीं, ऐसा नहीं करना। थोड़ा सा इफेक्ट कंट्रोल को पढ़ लो। देखो ये क्या लिखा हुआ है, आप किसकी चेंज कर रही हो? वीडियो की। मतलब ये जो पूरा फ्रेम बना हुआ है ना, उस फ्रेम के ऊपर आपने टेक्स्ट ला के रखा है। आपका ये फ्रेम आप मूव कर रही हो तो जाहिर है उस पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो वो आपको ऐसा लग रहा है टेक्स्ट मूव हो रहा है। एक्चुअल में पूरा फ्रेम मूव हो रहा है। आपने ये नहीं करना। आपने जाना है इस टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में। वो कहाँ है? देखो, मोशन के नीचे लिखा आ रहा है टेक्स्ट। जो मैंने टेक्स्ट लिखा है वो लिखा हुआ है यहाँ पे ग्राफिक्स ऑनलाइन। इससे पहले से आप बंद कर दो, वैल्यू इससे भी चेंज हो रही है। ठीक है, लेकिन ये धोखा दे रहा है आपको। ये आपका पूरा वीडियो फ्रेम की वैल्यू चेंज कर रहा है। उस फ्रेम पे टेक्स्ट है तो आपको लग रहा है टेक्स्ट की चेंज हो रही है। आपने इस टेक्स्ट वाले को ओपन करना है और स्क्रॉल डाउन करना है, और यहां से इस टेक्स्ट की पोजीशन, अब सिर्फ टेक्स्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, ना कि उस पूरे फ्रेम की। तो हर चीज को टेक्निकल और जो उसके तरीकेकार है उससे करोगे तो काम में मजा आएगा, एडिटिंग में मजा आएगा। वरना जैसे चाहे उठा के कर दो। तो अब जाहिर सी बात है, मैंने टेक्स्ट लिख दिया तो मैं इन 10 मिनट में कोशिश करता हूँ कि टेक्स्ट की प्रॉपर्टी को समझा दूं जितना पॉसिबल है। फिर नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करते हैं। तो इफेक्ट कंट्रोल एक तरह से हमारा कंप्लीट हो गया, और अब टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आप अपनी वीडियो में अच्छे अच्छे से टेक्स्ट फॉर्मेट करो, यानी कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑन प्रीमियर प्रो, ये टॉपिक का नाम दे लो। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, ये हमारी टेक्स्ट लेयर इस तरह से आएगी। हमें इसे ओपन करना है ताकि हम इसकी प्रॉपर्टी अपने टेक्स्ट को अच्छा सा फॉर्मेट कर सके। सबसे पहले आ रहा है यहाँ पे राइटिंग स्टाइल क्या होगा, मतलब जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका स्टाइल क्या होगा। ठीक है, आपने इस लेयर को यहाँ पे क्लिक कर लेना है सिलेक्शन टूल से, ये सेलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखो अभी स्टाइल आ रहा है थोमा। आपने जो भी चेंज करना है, जैसे मुझे चाहिए एंग्री बर्ड का, मैंने यहाँ पे लिखा एंग्री बर्ड, और ये वाला मैंने फाउंड ले लिया तो देखो यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, अच्छा, ये चेंज हो गया। अगर इस एंग्री बर्ड के साथ बोल्ड इटैलिक रेगुलर आपने इंस्टॉल किया हुआ है फॉन्ट, तो वो ऑप्शन यहाँ आ रहा होगा, लेकिन इस एंग्री बर्ड के साथ ये ऑप्शन नहीं है तो नहीं आ रहा। यहाँ पे आ रहा है साइज, जैसे कि फॉर एग्जांपल समझाने के लिए मैं यहाँ पे करता हूँ रोबोटो। ठीक है, अब ये रोबोटो एक फॉन्ट है। ठीक है, और इसकी मैंने पूरी फॉन्ट फैमिली डाउनलोड की हुई है, जिसमें रोबोटो कंडेंस है, बोल्ड कंडेंस है, थिन है, देखो कितना बारीक हो गया। तो अगर आपके सिस्टम में फॉन्ट जितने भी इंस्टॉल है, विद फैमिली विदाउट फैमिली, तो उसी हिसाब से ये ऑप्शन आपका ओपन होता है। ठीक है, और अगर नहीं है, एक सिंगल फॉन्ट है, तो ये ऑप्शन खाली आएगा, जैसे कि एंग्री बर्ड में खाली आ रहा था। तो मैं वापस एंग्री बर्ड ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने वापस वही कर लिया। अच्छा, आपने फॉन्ट साइज बड़ा करना है तो यहाँ पे आ जाओ, क्लिक करो, ड्रैग करो, ये आपका टेक्स्ट साइज बड़ा हो रहा है। अब देखो जब ये बड़ा हो रहा है तो ये बड़ा होता हुआ कहाँ जा रहा है? राइट साइड पे बाहर की तरफ निकल रहा है। आप ऐसा नहीं चाहते। आप चाहते हो कि ये सेंटर से बड़ा हो, सेंटर से छोटा हो। सवाल ये है कि ये राइट साइड पे जा क्यों रहा है? जब भी आप इंग्लिश लिखती हो, ठीक है, चाहे वो आप जर्नल में लिखो, कॉपी में लिखो, तो इंग्लिश लेफ्ट साइड से शुरू होती है, उर्दू राइट साइड से शुरू होती है। तो जाहिर सी बात है, ये इंग्लिश लिखी हुई है, इसकी पैराग्राफ अलाइनमेंट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है। तो जब भी ये बड़ा होगा तो लेफ्ट से राइट की जानिब ही बढ़ेगा। लेकिन आप चाहते हो नहीं, सेंटर से बड़ा हो, सेंटर से छोटा हो। तो देखो इसका भी एंकर पॉइंट है जो इस वक्त लेफ्ट बॉटम पे हुआ है।
हुआ भाई छोटा सा। आप कहो भाई मुझे सेंटर, पैराग्राफ सेंटर अलाइन करना है, तो पैराग्राफ की सेटिंग ये आ रही अभी बाय डिफॉल्ट, जो कि बिल्कुल सही है, लेफ्ट। आप इसे कर दो सेंटर, ठीक है। अब ये जाहिर सी बात है, आपने सेंटर किया तो आपका टेक्स्ट कहाँ चला गया, लेफ्ट हैंड साइड पे कट गया। अब आप इसे लाके इजीली सेंटर से पहले ये आप सेंटर में लिया है ना पैराग्राफ, अब सेंटर में। अब छोटा बड़ा करो फॉन्ट साइज, देखो अब सेंटर से छोटा हो रहा है और चारों तरफ बढ़ रहा है, अब ठीक है। तो ये होता है पैराग्राफ अलाइनमेंट, ठीक है। ये आपने इसकी पैराग्राफ अलाइनमेंट चेंज की है। और अगर मैं यहां से उठा के इसे यहां ले जाऊं, ये पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं हो रही, ठीक है। ये आप ओवरऑल जो आपकी टेक्स्ट लेयर आई है ना, आप उससे मूव कर रहे हो। अब मैंने इसे यहां रख दिया और अब भी छोटा करूंगा, वो अपनी जगह सेंटर में ही हो रहा है, देखो। आपने उसकी पूरी लेयर की पोजीशन चेंज की है, उसका पैराग्राफ अलाइनमेंट चेंज नहीं की है। तो हर बात में फर्क है, तो इस फर्क को जान के जियो, ठीक है। कामयाबी सेंटर ये रहा। अच्छा जी, तो ये यहाँ पे हम टेक्स्ट को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह से आप बड़ा छोटा कर रहे हो, ये आपका टेक्स्ट बड़ा हो रहा है। एक और तरीका है, जैसे मैं इसे 100% कर दूं टेक्स्ट को, इस बाउंडिंग बॉक्स से भी तो बड़ा कर सकता हूँ। क्लिक करो, ड्रैग करो, ये भी तो बड़ा हो रहा है। लेकिन देखो ये इतना बड़ा हो गया, यहाँ वैल्यू 100 की 100 है, क्यों? कि टेक्स्ट साइज बड़ा नहीं हुआ। आपको तो लग रहा है टेक्स्ट साइज बड़ा हुआ है, ये जिस फ्रेम के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ था ना, और उस फ्रेम के अंदर ये टेक्स्ट फिल हुआ था, आपने पकड़ के उस पूरे फ्रेम को स्ट्रेच कर दिया, तो क्या हुआ, उसके साथ वो टेक्स्ट भी स्ट्रेच हो गया। फर्क है बात को समझने का, ठीक है। कंट्रोल जेड कर रहा हूं। अगर आपने टेक्स्ट साइज ही बड़ा करना है तो आप इस वैल्यू से बड़ा कर दो। हो दोनों तरह से रहा है, लेकिन सिर्फ बात समझने में फर्क है कि वो क्यों हो रहा है तो फिर ये क्यों हो रहा है, और अगर ये हो रहा है तो यहाँ पे वैल्यू क्यों नहीं बढ़ रही। समझ गए? तो ये चीज है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ रहा है पैराग्राफ, मैंने आपको बता दिया। उसके नीचे आ रहा है, चलो मैं फाउंड चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पे फाउंड लेता हूँ, कौन सा लूं भाई, गौतम ले लूं। गौतम का मीडियम फाउंड ले लेते हैं, बल्कि बुक ले लेते हैं, ठीक है। और इसका साइज मैं कर देता हूँ छोटा। अच्छा जी, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो मेरे दो वर्ड्स हैं, ग्राफिक्स एक वर्ड है, ऑनलाइन दूसरा वर्ड है। आई नो कि इसकी स्पेलिंग गलत है, लेकिन आपको पता होगा मेरी एकेडमी और मेरे चैनल की स्पेलिंग इसी नाम से, वरना सी आता है, मुझे पता है। तो मेरा नाम ये है, इसलिए स्पेलिंग आपको गलत से ही गुजारा करना पड़ेगा। अच्छा खैर, एनीवे, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये दोनों वर्ड्स के जितने भी लेटर हैं इनकी स्पेस बढ़ जाए। क्या चाह रहा हूँ, दोनों वर्ड्स के, वर्ड्स क्या होता है, ग्राफिक्स भी पूरा एक वर्ड्स है, करेक्टर एक सिंगल करेक्टर होता है, ग्राफिक्स एक पूरा वर्ड्स है, ऑनलाइन एक पूरा वर्ड्स है। तो मैं चाह रहा हूँ इन दो वर्ड्स में जितने लेटर है उन सारे लेटरों में गैप बढ़ जाए। सही है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ से इसकी ट्रैकिंग बढ़ाऊंगा। ये आ रही ट्रैकिंग वैल्यू, इसे बढ़ाओ, क्लिक करो, राइट साइड पे ड्रैग करो। तो ये दोनों वर्ड्स के दरमियान, अब आप देखो हर लेटर के दरमियान जब दूसरा लेटर आ रहा है तो वो खुला खुला हो गया है, उसकी ट्रैकिंग बढ़ गई है। इसे और छोटा कर लो तो ये बड़ा अच्छा सा आपको टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा होता है, इस तरह के इफेक्ट के साथ, ठीक है। तो ये हो गई ट्रैकिंग। ट्रैकिंग के बाद यहाँ पे आ रहा है कर्निंग। कर्निंग क्या होता है, बिटवीन टू करेक्टर या बिटवीन टू लेटर स्पेस के लिए। अभी देखो ये वैल्यू डिसेबल है, क्यों डिसेबल है, क्योंकि हम बिटवीन टू करेक्टर हैं ही नहीं, हमारा तो पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हुआ हुआ है। तो बिटवीन टू लेटर आने के लिए आप इस पर डबल क्लिक करो और किसी भी दो लेटर के बीच में क्लिक कर दो। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ देखो ये इनेबल हो गया। अब बढ़ाओ, अब क्या होगा, बिटवीन टू लेटर, ओनली टू लेटर स्पेस बढ़ेगी। तो क्लिक करो, सारे लेटरों में नहीं बढ़ेगी, ये देखो आप सिर्फ जी और आर के दरमियान स्पेस बढ़ रही है, ठीक है। तो आप देखो इन हरकतों से भी आप जो है किस तरह से अपने टेक्स्ट को एक अच्छा क्रिएटिविटी के साथ यहाँ पे दे सकते हो। अब इसके बीच में मैं कुछ आइकॉन सर्किल कुछ भी लगा सकता हूँ, लेकिन एक लिखा हुआ अच्छा लग रहा है, जबकि बेतुका कर दिया मैंने। लेकिन स्टाइल, हम इसे अपना स्टाइल जी अलग लिख दिया, रैपिक्स ऑनलाइन, ठीक है, एक साथ भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो हर चीज कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हेल्प करेगी। तो बिल्कुल इसे अपनी क्रिएटिविटी से करना। देखो अभी स्टार्ट है, जो दिखा रहा हूँ वो देख के कर रहे हो, वेल एंड गुड, प्रैक्टिस के लिए।
लेकिन इसमें अपना इनपुट तो डालो, अपनी क्रिएटिविटी तो लाओ, ठीक है ना। जैसा दिखा रहा हूँ वैसा कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, कॉपी पेस्ट कर रहे हो। सर अभी हम नए हैं ना, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस हो गई, कॉपी पेस्ट कर लिया, अब अपना दिमाग भी तो उसमें इंसर्ट करो। कॉपी पेस्ट कर लिया ना, प्रैक्टिस हो गई ना। अब एक और फाइल बनाओ, उसमें अपनी क्रिएटिविटी तो इनपुट करो। जब तक अपनी क्रिएटिविटी इनपुट नहीं करोगे, कभी भी अच्छा एडिटर या डिजाइनर नहीं बन सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बता दिया ये क्या है भाई, बिटवीन टू, ये ट्रैकिंग होता है और ये हमारा कर्निंग होता है, ठीक है। तो अब इसे मुझे वापस वही करना पड़ेगा जो ये था, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इस वैल्यू को मैं क्लिक करके 0 कर देता हूँ, तो वो वापस से सेट हो गई। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है लीडिंग। लीडिंग क्या होता है, लीडिंग मैं आपको बताता हूँ 3 मिनट के बाद, क्योंकि ये सेशन खत्म हो रहा है। मैं दूसरा लिंक दे रहा हूँ, रिज्वाइन करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अगेन जनाब, तो यहाँ तक हमने बात समझी, कर्निंग क्या है और ट्रैकिंग क्या है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे लीडिंग। बिटवीन टू लाइन स्पेस को हम लीडिंग कहते हैं। अभी तो ये एक लाइन है ना, हम एंटर प्रेस करके जब सेकंड लाइन पे जाते हैं, जैसे मैंने ये एंटर प्रेस किया, यहाँ मैं अपना नाम लिख देता हूँ, मैंने लिख दिया बाय दानिश, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब मैं चाह रहा हूं कि ये जो मैंने बाय दानिश लिखा है ना, ये या तो इसके और ऊपर चला जाए, मतलब इससे थोड़ा सा स्नैप हो जाए, ठीक है, या थोड़ा सा और नीचे आ जाए। लिखा मैंने एक ही टेक्स्ट उसके अंदर है एंटर प्रेस करके, लेकिन मैं एंटर के बाद जो स्पेस आई है बिटवीन टू लाइन, उस स्पेस को मैनिपुलेट करना चाह रहा हूँ। तो क्या करूंगा, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसकी जो लीडिंग वैल्यू है इसे कम या ज्यादा करूंगा। देखो मैंने उसे इतना नीचे कर दिया, ठीक है। ऊपर करना चाहूंगा, माइनस में ले जाऊंगा, यानी कि क्लिक करके लेफ्ट साइड पे ड्रैग करूंगा, बिल्कुल चिपक जाएगा। ओवरलैप करना चाहूंगा, ओवरलैप हो जाएगा। चिपकना चाहेगा तो चिपक भी जाएगा। मैं ये चाह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल कि ग्राफिक्स ऑनलाइन के बाद बाय दानिश जो है वो राइट साइड पे आ जाए। तो मतलब मैं क्या चाह रहा हूँ, पैराग्राफ को राइट अलाइन करना चाह रहा हूँ। तो अभी तो ये सेंटर अलाइन है ना, इसे आप यहाँ से राइट अलाइन कर दो, ठीक है, और फिर इसे आप उठा के वापस सेंटर में ले आओ। ऐसा भी कर सकते हो। ये तो आपकी नीड है ना कि आपने रखना कैसे, दिखाना कैसे। मुझे ऐसे दिखाना था, मैंने ऐसे कर लिया, ठीक है। तो माइनर माइनर सी आप एडिटिंग या टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करते हो, तो आपके टेक्स्ट के अंदर या आपकी जो चीज सामने स्क्रीन पर नजर आ रही होती है, तो वो अपनी वैल्यू या अपनी क्रिएटिविटी खुद आपको शो कर रही होती है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल जेड, तो हमने कर्निंग, लीडिंग और ट्रैकिंग तीनों बातें समझ ली। नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारे पास, बेस लाइन शिफ्ट, ठीक है। ये टैक्स यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राफिक्स ऑनलाइन, ये नीचे क्यों नहीं गिर रहा है टैक्स। जब हम लिखते हैं तो वो एक जैसे एक बराबर कैसे लिखे जाते हैं, इनकी होती है एक बेस लाइन जिन पे ये रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं अपने टेक्स्ट को ऐसा फॉर्मेट करूं कि जी के बाद आर थोड़ा सा ऊपर हो, पी थोड़ा सा नीचे हो, आई थोड़ा सा ऊपर हो, इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट करना चाहते हो, तो आप इन तमाम करेक्टर की बेस लाइन को ऊंचा या नीचा कर दोगे। तो कैसे करोगे, जैसे मैंने कहा आर थोड़ा सा ऊपर हो, तो क्या करूंगा, या तो यहाँ पे डबल क्लिक कर लिया करो, या यहाँ से टाइप टूल लेके डायरेक्ट यहाँ आके इस आर पे क्लिक करके इसे क्लिक एंड ड्रैग कर लो, सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपने इसकी बेस लाइन को शिफ्ट करना है ऊपर या नीचे। तो यहाँ पे आ रही है बेस लाइन, आप इसे राइट साइड पे लेके जाओगे तो ये ऊपर जाएगा। देखो आर ऊपर चला गया, ठीक है। आपने कहा पी नीचे आ जाए, आप पी के पास आए, क्लिक किया, ड्रैग किया, पी को सेलेक्ट किया, ये आपको नीचे चाहिए, क्लिक करो, इसे नीचे ड्रैग करो, सॉरी लेफ्ट साइड पे ड्रैग करो, पी नीचे आ गया। आई आपको ऊपर चाहिए, आई के पास आ जाओ, आई को सेलेक्ट किया, और यहाँ से फिर इसकी बेस लाइन को आप ऊपर कर दो, ठीक है। तो अब ये किस तरह से आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो अब आप देखो, आपने ग्राफिक्स को एक थोड़ा सा वेव फॉर्म में लिख दिया, उसकी सिर्फ ट्रैकिंग चेंज करके। तो ट्रैकिंग का ये मतलब होता है, कंट्रोल जेड कर दो, ठीक है। तो ये वापस अपने करेक्टर, इन फ्यूचर देखेंगे जब एनिमेशन करेंगे ना, इसी तरह हम अपने टेक्स्ट को किस तरह डांसिंग इफेक्ट दे सकते हैं एक ऑडियो के साथ, जब एनिमेशन का टॉपिक आएगा, ठीक है। अभी नहीं आया, अभी बेसिक तो समझ लो, फॉर्मेटिंग करना तो सीख लो। अच्छा जी, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टैप विड्थ।
टैब क्या होता है? आपके कीबोर्ड पे टैब का की है, जैसे कि मैं इन दोनों के बीच में जब टैब प्रेस करता हूँ, टैब की यहाँ पे देखो इतना स्पेस आया। ये कितना स्पेस आया? 400 पॉइंट या पिक्सल बिटवीन टू वर्ड्स। मैं चाह रहा हूँ ये स्पेस ज्यादा है, मैं चाह रहा हूँ 400 आए, तो यहाँ पे आप लिखो 400 तो है, डबल कर दो 800, एंटर। और अब टैब की प्रेस करो, यहाँ पे पहले क्लिक करो एंड देन टैब की देखो कितना स्पेस हो गया। तो बात समझ में आई? जो टैब की कीबोर्ड पे होती है उसकी स्पेसिंग को आप एडजस्ट कर रहे हो यहाँ से, सिर्फ अपने प्रीमियर के लिए, हर सॉफ्टवेयर पे नहीं होगी, सिर्फ प्रीमियर के लिए। तो हम इसे वापस कर देते हैं 400। मेरा मकसद था सिर्फ बताना कि इसका क्या काम है। ठीक है, कंट्रोल जेड, जेड एंड जेड। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या मुझे मिल रहा है यहाँ पे? इसको अवॉइड करो। नेक्स्ट मिल रहा है यहाँ पे फॉक्स बोल्ड। कुछ ऐसा आपने फाउंड लिया है जिसमें आपके पास बोल्ड इफेक्ट नहीं आ रहा, लेकिन आप चाहती हो फिर भी थोड़ा सा बोल्ड हो जाए। जैसे कि मैं चाह रहा हूं कि ग्राफिक्स तो ऐसा ही रहे, लेकिन ऑनलाइन जो है ना वो थोड़ा सा बोल्ड हो जाए। ठीक है, अगर कि आप यहाँ पे इस तरह ऑनलाइन को सेलेक्ट कर लो खाली, और यहाँ से आके बोल्ड कर भी दो तो भी हो जाएगा। हो गया। एक चीज और समझी आपने कि अगर हम टेक्स्ट का किसी वर्ड्स को या किसी करेक्टर को इंडिविजुअली सेलेक्ट कर लें और उसकी भी अगर वैल्यू अकेले की चेंज करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। आपके सामने किया है। ठीक है, या तो आप ऐसा कर लो, लेकिन यहाँ तो मुझे बोल्ड मिला था ना, यहाँ तो मेरे पास बोल्ड था तो मैंने बोल्ड कर दिया। अगर यहाँ बोल्ड नहीं होता और मुझे इसे थोड़ा सा बोल्ड करना होता तो मैं क्या करता? तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है फॉक्स बोल्ड, इस पे क्लिक कर दो तो देखो वो बहुत माइनर सा बोल्ड हो चुका है। तो जो पहले बोल्ड हुआ था उससे थोड़ा सा ये बोल्ड ज्यादा डिसेंट लग रहा है, वो बहुत ज्यादा बोल्ड था, ये थोड़ा सा कम बोल्ड है, तो ये मच बेटर। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पे मुझे देखो कहीं इटैलिक नहीं मिल रहा, थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ ऑनलाइन थोड़ा सा राइट साइड पे तिरछा सा लेटा हुआ सा नजर आए, लेकिन इटैलिक इसमें है ही नहीं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, फिर से आऊंगा यहाँ पे और ऑनलाइन को फिर से सेलेक्ट कर लूंगा, और यहाँ पे देखो ये आ रहा इटैलिक, फॉक्स इटैलिक, इस पे क्लिक कर दो तो देखो वो थोड़े से करेक्टर मेरे तिरछे भी हो गए। तो देखो इस तरह मैं थोड़ी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ तो टेक्स्ट खुद अपनी आपको वैल्यू और अपनी खूबसूरती और क्रिएटिविटी जाहिर कर रहा है। ठीक है, अगर ये सारी फॉर्मेटिंग मैं ना करता, नॉर्मली इस फॉर्म से लिखता, तो आपको इतना अच्छा नहीं लग रहा होता आंखों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास भाई? नेक्स्ट है यहाँ पे, अच्छा मैं अब इन दोनों चीजों को तो चलो अप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑल कैप्स। तो अभी तो ये ऑलरेडी ऑल कैप्स में, मतलब मैं एक दूसरी लेयर ले लेता हूँ, टेक्स्ट। किधर है टेक्स्ट? ये रहा। यहाँ पे मैं वन क्लिक और, अच्छा एक चीज और समझो, अच्छा हुआ अगर कि मेरा ये क्लिप सेलेक्ट है, ये वाली लेयर सेलेक्ट है, और मैं वन टाइम और क्लिक कर देता हूं तो टेक्स्ट लेयर मेरी इसी लेयर में आ जाएगी, यानी कि इसी लेयर की सब लेयर बन जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ भाई? कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। ठीक है, यहाँ लेयर दूसरी क्यों नहीं मिली? क्योंकि ये लेयर सेलेक्ट थी ना, इसी में सब लेयर बन गई है, ये आ गई। अब इसकी भी फॉर्मेटिंग आप इस लेयर को ओपन करके नहीं कर सकते, ये ग्राफिक्स ऑनलाइन वाली है। आप इसे बंद करो और ये हैप्पी वाली लेयर को खोल के अब आप इसे एडिट कर लो। ठीक है, तो इन चीजों का लाजमी ख्याल रखना आप। ठीक है, फिर आप इसकी पोजीशन वगैरह जो भी करना चाह रही हो वो इस तरह से कर दो। ठीक है, अगर ये लेयर सेलेक्ट होती है और फिर अगर आप टेक्स्ट लेते हो तो वो उसी लेयर पे आता है, लेकिन आप चाह रही हो नहीं हैप्पी वाली लेयर मेरी अलग से बने, तो क्या करोगी? तो इस लेयर को बाहर क्लिक करके डीसेलेक्ट कर लो और फिर टाइप टूल लो और यहाँ पे अब क्लिक करो तो देखो एक दूसरी लेयर बन गई। अब इस पे लिख दो आप हैप्पी या हैप्पी बर्थडे, कुछ भी। ठीक है, कुछ भी आप लिख दो। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब इसकी लेयर अलग आ गई और इसकी लेयर अलग आ गई। ठीक है,
तो इस तरह से आपकी लेयर, अगर आपको सेपरेट लेयर पे टेक्स्ट चाहिए कि आप उसे ज्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती हो, तो आप सेपरेट लेयर पे भी टेक्स्ट को ला सकती हो। तो मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, कहाँ था मैं? हाँ, यहाँ था मैं। तो मैं एक दूसरी लेयर ले लेता हूँ जिसमें मैं स्मॉल लेटर में लिखता हूँ। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, हैप्पी बर्थडे कर देते हैं, किसी की भी कर दो। हैप्पी बर्थडे कर दिया मैंने, ठीक है। हैप्पी बर्थडे करने के बाद इसको मैंने यहाँ रखा, और मैं ये स्मॉल लेटर में मैं चाह रहा हूँ ऑल कैप्स हो जाए, यानी कि कैपिटल लेटर में हो जाए। तो यहाँ पे क्लिक करते ही ये सब कैपिटल लेटर में हो गया। इसी के बराबर में आ रहा है, देखो लिखा हुआ है स्मॉल कैप्स। तो आप सोच रही होगी कि अब ये छोटे लेटर में हो जाएगा, यानी कि वापस नहीं, इसका साइज स्मॉल लेटर जितना हो जाएगा, लेकिन ये रहेगा आपका कैपिटल ही। तो ये फर्क है, और ये मुझे अब ज्यादा अच्छा लग रहा है, ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। साइज तो छोटे उसमें हो गया, ठीक है, लेकिन रहा वो आपका इस कैपिटल लेटर में, साइज स्मॉल लेटर जितना हो गया। तो अगर अब आप बाहर क्लिक करो तो देखो अच्छा लग रहा है लिखा हुआ, ठीक है। तो ये माइनर माइनर सी एडिटिंग आपके टेक्स्ट को बहुत खूबसूरत बना देती है। चाहो तो आप इसको थोड़ा सा इस पर ट्रैकिंग देखो, क्रिएटिविटी आपके अपने माइंड की है। हो सकता है जो चीज आपको अच्छी लग रही है वो सबको ना लगे, और हो सकता है जो मुझे अच्छी लग रही है वो आपको ना लगे। मैं चाह रहा हूँ उसकी मैं थोड़ी सी ट्रैकिंग और बढ़ा दूं, इस हैप्पी बर्थडे को मैं ग्राफिक्स ऑनलाइन के बराबर का कर दूं, ठीक है, ऐसा मैं चाह रहा हूँ। और अब ये इसके साथ ऑनलाइन तिरछा बुरा लग रहा है, इसे भी नॉर्मल कर दूं। तो इसे सेलेक्ट किया मैंने, और इसे सेलेक्ट करके मैंने जो इसमें ये और ये ऑन किया था, इसे मैं बंद कर देता हूँ। मतलब मैं इसे वापस से सीधा करना चाह रहा हूँ, हो जा भाई। अच्छा जी, मेरे से गलती क्या हुई? मेरे से गलती वही हुई कि मैंने सब लेयर इसमें बन गई है, और मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ नहीं करना है, मुझे इसकी लेयर को ओपन करना है जो ये रही, और इसको फिर यहाँ पे आके खत्म करना है, ठीक है। सब लेयर बनी हुई है, मैंने गौर नहीं किया, लेकिन आपको तो समझा दिया पहले ही, इसलिए मुझे टेंशन नहीं है, ठीक है। अब मैंने उसे भी स्ट्रेट कर दिया। अब स्ट्रेट कर दिया, तो मुझे वाई थोड़ा सा रहता है, तो थोड़ी सी ट्रैकिंग और बढ़ाऊंगा तो वाई एडजस्ट हो जाएगा। या मैं चलो ट्रैकिंग नहीं बढ़ाता, थोड़ा पोजीशन से एडजस्ट कर देता हूँ वाई को राइट साइड पे। अब देखो मुझे बहुत माइनर साइज से आगे खिसकाना है ना। तो मैं 641.2 वैल्यू आ रही है, मैं इसे कर देता हूँ 642। अब कैलकुलेटेड वैल्यू मुझे देनी पड़ी, मैंने कर भी दी, बहुत माइनर सा खिसक गया। तो इसलिए इफेक्ट कंट्रोल की प्रॉपर्टी हमें मिलती है कि हम माइनर माइनर वैल्यू देके जो है यहाँ अपने टेक्स्ट को जो है वो एडिट करें। यहाँ तक ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम पूरा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग समझ रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ रहा है भाई? नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सबस्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट। तो अगर मुझे यहाँ पे कोई फार्मूला वगैरह लिखना है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लेयर ली और यहाँ पे क्लिक किया, और मैंने लिखा H2SO4, ठीक है, ये आपको पता है फार्मूला है इसका, ये आप लोग बता दो, H2SO4, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ H⁴ और O⁴ सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट में हो जाए। तो इस 2 को सेलेक्ट कर लो आप, 2 को सेलेक्ट करके इसे कर दो सुपर स्क्रिप्ट, और 4 को सेलेक्ट करके इसे कर दो सब स्क्रिप्ट। तो इस तरह से आप यहाँ पे फार्मूले शार्मूले भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इसलिए। अच्छा, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे अंडरलाइन। तो ये बताने की तो जरूरत ही नहीं है कि मैं ऑनलाइन के नीचे अगर एक अंडरलाइन भी लगा दूं, तो ये भी मेरा एक अच्छा सा टेक्स्ट फॉर्मेट या स्टाइल या डिजाइन हो जाएगा कि मैं ऑनलाइन के नीचे ही अंडरलाइन लगा रहा हूँ। मेरी अपनी थिंकिंग है, मेरी अपनी थॉट है, मेरी अपनी क्रिएटिविटी है कि मैंने ऑनलाइन के नीचे ही सिर्फ लाइन लगाया है, क्योंकि लास्ट वर्ड ऑनलाइन लिखा आ रहा है। देखो मैंने लगाया, नहीं लगा, क्यों नहीं लगा? क्योंकि मुझे इस लेयर में जाके ऑनलाइन वाली लेयर की प्रॉपर्टी में देना होगा, हैप्पी बर्थडे वाली प्रॉपर्टी में नहीं देना होगा। तो मैं यहाँ आता हूँ और फिर इस ऑनलाइन को सेलेक्ट करता हूँ, एंड देन इस पे फिर मैं लाइन लगा देता हूँ, ठीक है। अब आ जाएगी, अभी ठीक है। हाँ, आई नो कि अच्छी नहीं लग रही, लेकिन मेरी तो एक क्रिएटिविटी है ना, मैं तो अपने तौर पे सोचूंगा, तो जो सोचूंगा वो एटलीस्ट करके देखूंगा। तो वो मैंने आपके सामने करके देखा। अब आप चाह रहे हो कि सर ये पॉसिबल है कि देखो लाइन सर जो है ना,
वो बिल्कुल चिपक रही है टेक्स्ट के बॉटम से, तो शायद टेक्स्ट हम थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था बेस लाइन, हम बेस लाइन शिफ्ट करके देखते हैं कि टेक्स्ट लाइन से थोड़ा सा ऊपर हो सकता है। मुझे भी आइडिया नहीं है, मेरे भी जहन में आ रहा है ये देखते हुए, तो मैं भी आपके साथ करके देख लेता हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मैंने इसे सेलेक्ट किया, या ओवरऑल सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और इसकी बेस लाइन को शिफ्ट करते हैं। नहीं, जहां पे टेक्स्ट होगा उसी के साथ आपकी अंडरलाइन रहेगी, तो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। इसके लिए क्या तरीका है, इसके लिए तरीका है कि आपको अलग से लाइन लगानी होगी और उसका थोड़ा सा पोजीशन इससे नीचे रखनी पड़ेगी, अंडरलाइन से काम नहीं होगा। खैर बहरहाल एक चीज जहन में आ रही थी, मैंने करके देख लिया। तो जनाब यहाँ तक हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को समझ लिया। ये वाली लेयर मैं फार्मूले वाली मिटा देता हूँ, मजा नहीं कर रही, ये सही है। नेक्स्ट क्या आ गया भाई, नेक्स्ट आ गया कलर, कि आप अपने टेक्स्ट को कलर देना चाहते हो। अभी मैं इसका फिल कलर, यानी कि एक टेक्स्ट के अंदर कलर भरा हुआ होता है और एक उसकी आउटलाइन का कलर होता है। अभी जो आपको दिख रहा है यहाँ पे टेक्स्ट, वो टेक्स्ट के अंदर फिल हुआ है, जो कि व्हाइट है, तो आपको व्हाइट दिखाई दे रहा है। आप चाह रहे हो व्हाइट ना हो, कोई और सा हो, तो यहाँ से आप क्लिक करो और यहाँ पे आपने कहा रेड हो जाए, आपने रेड ले लिया, हो गया रेड। अच्छा लग रहा है रेड भी, नॉट बैड, ठीक है, बात समझ गए। अच्छा, आप चाह रहे हो कि ऑनलाइन का कलर सर कुछ और हो, ग्राफिक्स रेड से लिखा हो, तो ऑनलाइन येलो से लिख दें, तो अब क्या करोगे भाई, टेक्स्ट लेयर तो एक ही है। बिल्कुल, यहाँ पे टाइप टूल सेलेक्ट कर लो और खाली ऑनलाइन को क्लिक करो, ड्रैग करो, सेलेक्ट करो, और यहाँ से सिर्फ ऑनलाइन का फिल कलर आप येलो सा कर दो, ये वाला ओके कर दो। नाउ चेक इट, ठीक है। इसी तरह हैप्पी बर्थडे के कलर चेंज करने कर दो, मुझे वो सिंपल व्हाइट लिखा हुआ अच्छा लग रहा है, तो मेरे लिए तो ये बेस्ट है। तो इस तरह आप इसका फिल कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। इंडिविजुअल करेक्टर का भी कर सकते हो, कि आपका दिल चाह रहा है कि ऑन ऐसे ही लिखा हो, लाइन ग्रीन हो जाए, तो आपने ऑन को ऐसे ही लिखा रहने दिया, और लाइन के ऊपर आके आपने इसे गोला गंडा बनाने जा रहे हैं हम लोग। बेसिकली काम को थोड़ा सा टेक्निकल करना मुझे सिखाना है, तो मैं इसलिए हर चीज करके दिखा रहा हूँ। नाउ इस और ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि कलर भी हमारी आंखों को अट्रैक्ट करते हैं, तो हम, हाँ, तो हम जो है उस हिसाब से क्या कहते हैं, चल रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफिक्स ऑनलाइन की हैप्पी बर्थडे हो गई, तो आगे बढ़ते हैं, अंदाजा सही है। खैर, नेक्स्ट क्या बताना है, नेक्स्ट ये बताना है मुझे कि स्ट्रोक, अभी तक जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सारा फिल में लिखा हुआ है, अब मैं चाह रहा हूँ आउटलाइन में टेक्स्ट लिखूं, और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं आउटलाइन में टेक्स्ट लिख के। तो आउटलाइन में टेक्स्ट लिखते हैं हम, कैसे लिखते हैं। अच्छा, वेलकम है सुम्बुल आपको, सुम्बुल स्टूडेंट ही है मेरी, लेकिन फर्स्ट बैच की है, तो एज अ एडमिन हमारे साथ हैं, तो ये बहुत कम ही आती हैं, लेकिन आ गई हैं तो इन्हें वेलकम है। तो यहाँ पे हम सुम्बुल जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आपका अल्लाह भला करे, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की। असल में सुम्बुल मेरे साथ टीच भी करती हैं, कभी कभार आफ्टरनून के बैचेस वगैरह ये पढ़ा लेती हैं मेरी एकेडमी की तरफ से, तो मुझे इनसे ज़रा सपोर्ट हो जाती है। खैर, अच्छा जी, तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट है उसको हम आउटलाइन में कैसे लेंगे। तो यहाँ पे अब मैं दूसरा टेक्स्ट लिख रहा हूँ, ताकि हम और क्रिएटिविटी से लिखें ना, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो सुम्बुल आपकी हैप्पी बर्थडे कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा लेकिन, लेकिन हम इसको इस फाउंड में नहीं रखते, ठीक है, बल्कि हम सुम्बुल की क्यों, हम पाकिस्तान की हैप्पी बर्थडे बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सुम्बुल कहेंगे मेरा नाम मिटा, मेरी बर्थडे मनाते मनाते सर ने पाकिस्तान की बना दी, भाई पाकिस्तान की बनाना ज्यादा जरूरी है सुम्बुल। अच्छा भाई, यहाँ पे हम लिखते हैं फाउंड स्टाइल, थोड़ा सा मैं थिक फाउंड ले रहा हूँ, थिक फाउंड से मुराद है मैं कौन सा लूं, इम्पैक्टेड ले लूं, सामने ही आ रहा था, चलो मैंने ये ले लिया, और इसका फाउंड स्टाइल में बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है, और सेंटर अलाइन कर देता हूँ। सेंटर अलाइन करने के बाद मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ ऐसे, और मैं, अभी देखो एक गड़बड़ आ रही है क्या,
ये बाउंडिंग बॉक्स थोड़ा टेक्स्ट से ज्यादा बाहर नहीं जा रहा, डबल क्लिक करो, हो सकता है मैंने इसके बाद स्पेस दे दी हो, नहीं स्पेस नहीं दी, बाउंडिंग बॉक्स बना ही इससे बड़ा है, मैं क्या करूं, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है भाई। खैर एनीवे, लेकिन मैं इसे एडजस्ट करके रखूंगा क्योंकि थोड़ा सा ये सेंटर से हटा के मुझे रखना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको रख दिया और मैं ये चाह रहा हूं ये इसके अंदर कलर फिल ना हुआ हुआ हो पाकिस्तान का, बल्कि आउटलाइन में कलर आ रहा हो, तो इसका आपने फिल कर देना है बंद, हो गया बंद, और इसका स्ट्रोक कर देना है ऑन। अब देखो वो ही व्हाइट कलर है जो उसके अब आउटलाइन में आया है, लेकिन पाकिस्तान को मैं ग्रीन से लिखना चाह रहा हूं, तो मैं इसके स्ट्रोक का कलर यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ, और थोड़ा सा ब्राइटर ग्रीन, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड कैसा है, ब्लैक है ना, तो थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ उठे उस पे आके, ज्यादा ना उठे कि उठ ही जाए, थोड़ा सा उठे। ठीक है, तो नाउ यू कैन सी कि अब ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। थोड़ा सा हम इसे बड़ा करके अगर देखें तो एक अच्छा हमारा यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट हो रहा है आपको समझाते हुए। ठीक है, अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो आउटलाइन में, अच्छा आप ये चाह रही हो सर, हाँ बोलो, हाँ आप ये चाह रही हो कि पाक जो है वो ग्रीन आउटलाइन से लिखा हो, इस तान फिल से लिखा हो। अब आपकी नई डिमांड आ गई, नई डिमांड आ गई, तो हमने इस तान को जो है सेलेक्ट कर लिया ऐसे, इसकी आउटलाइन बंद करके इसकी फिल ऑन कर दिया। अब ठीक है, अब खुश हो, तो ऐसे लिख लो। तो आपको प्रीमियर कितनी प्रॉपर्टीज दे रहा है कि आप एक से एक टेक्स्ट को फॉर्मेट करो, पर एटलीस्ट करो तो सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है बैकग्राउंड। अभी इस पाकिस्तान के पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है। अच्छा थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ पाकिस्तान राइट साइड पे खिसके, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, एक चीज फॉर्मेट होती भी जा रही है क्रिएटिविटी के साथ तो अच्छी लगे। ठीक है, नाउ इज मच बेटर। अच्छा जी, अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के पीछे किसी कलर का बैकग्राउंड आ जाए। आई नो कि अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मुझे तो सिखाना है ना, तो बिल्कुल मैं इसके नीचे किसी एक पर्टिकुलर कलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड पे जैसे ही क्लिक किया, देखो उसके पीछे ग्रे कलर का बैकग्राउंड आ गया। मुझे ग्रे नहीं चाहिए, मुझे ग्रे नहीं चाहिए, तो फिर मुझे क्या चाहिए, मुझे खुद ही नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए। लेकिन मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ से कोई कलर येलो टिंट पे या ऑरेंज टिंट पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, और बहुत उसका लाइटर ऐसा मरिंडा, ठीक है, जो कि जहर लग रहा है ना, लेकिन मुझे समझाना है इसलिए मुझे लेना है, तो इसको डार्क पे ले लेते हैं। अब ये मैंने इतना डार्क लिया है, आप कहोगे आपने इतना डार्क लिया, यहाँ इतना डल क्यों आ रहा है, क्यों, क्योंकि इस बैकग्राउंड की ओपेसिटी 75% है। अगर मैं 100% कर दूंगा, शार्पली नजर आ रहा है, लेकिन जो हमने पाक लिखा था, क्योंकि वो आउटलाइन से लिखा था, वो खो गया। मतलब इस बैकग्राउंड के ऊपर हमारी टेक्स्ट विजिबिलिटी जा चुकी है। तो हमें बैकग्राउंड ऐसा लेना होता है हमेशा जिसमें हमारी टेक्स्ट विजिबिलिटी रहे। ठीक है, तो हमें कोई डार्क बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है, कलर कोई सा भी हो, कलर कंट्रास्ट का ध्यान रखते हुए। इसी को अगर मैं डार्क में ले जाऊं, तो देखो बैकग्राउंड अब भी है इसके पीछे, लेकिन डार्क में, तो मेरी टेक्स्ट की विजिबिलिटी इनहांस हो गई। ठीक है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं मेरा कलर भी ब्राइट हो। मैंने इतना ब्राइट कलर ले लिया जो पहले लिया था, लेकिन टेक्स्ट की विजिबिलिटी रहे, तो मैं क्या करूंगा, इस बैकग्राउंड की ओपेसिटी कम कर दूंगा, जो अभी फुल करके दिखाई थी, ये देखो मैंने इसको इतनी कम कर दी, और कर देते हैं। तो देखो उसके पीछे अभी बैकग्राउंड भी है और उसकी ओपेसिटी कम है, तो वो एक लिमिटेड वैल्यू से नजर आ रहा है। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज और है, जूम करके बताता हूँ। मेरा बैकग्राउंड मेरे टेक्स्ट के साथ देखो बिल्कुल चिपका हुआ है, ऊपर से बॉटम से इस तरह से स्नैप हुआ हुआ है। चिपके हुए से मुराद स्नैप हुआ हुआ है, आसान उर्दू में बात करते हैं, चिपका हुआ है। ठीक है, अच्छा तो मुझे क्या करना है, इसका डिस्टेंस बढ़ाना है। तो नीचे क्या आ रहा है, साइज, मतलब बैकग्राउंड का साइज। ठीक है, तो इसको आप बढ़ा दो, साइज को मेंटेन करके बढ़ाना है आपने। ठीक है, मेंटेन रखना है, क्लिक करो, राइट साइड पे ड्रैग करो, बहुत ज्यादा हो गया, थोड़ा सा कम करते हैं। तो आपने बैकग्राउंड के साइज को इंक्रीज किया, तो वो जो चिपका हुआ था टेक्स्ट के साथ, वो थोड़ा सा खुला खुला हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा।
मुझे पता है अच्छा नहीं लग रहा इसके पीछे बैकग्राउंड, लेकिन हमें चीज समझना है ना, इसके पीछे अच्छा नहीं लग रहा, मैं भी कुछ और डिजाइन करें, वहां आपको पता तो हो कि किस तरह से बैकग्राउंड के साइज को इन्हांस करना है, कलर की ओपेसिटी कम या ज्यादा करके अपनी टेक्स्ट की विजिबिलिटी बढ़ानी है। मैं सिर्फ समझा रहा हूं तो सिर्फ समझ लो। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, इस बैकग्राउंड को मैं बंद कर रहा हूँ, इसकी कहानी खत्म। इसके नीचे क्या आ रहा है? शेडो। ठीक है, इसके नीचे आ रहा है शेडो। अभी मेरा टेक्स्ट क्योंकि ब्लैक सरफेस पे है, ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है? शेडो का ब्लैक के ऊपर, क्योंकि शेडो हमेशा डार्क कलर से आता है, ठीक है, शेडो भी डार्क, बैकग्राउंड भी डार्क, तो आपको शेडो का पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, हम इसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं ब्लैक कलर से। तो कैसे करूंगा? क्योंकि वो बैकग्राउंड होगा तो मुझे सबसे नीचे एक लेयर चाहिए जो बैकग्राउंड का काम करेगी, है ना? तो मैं इन दोनों लेयर को उठा रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ और ऊपर कर देता हूँ, मूव कर देता हूँ, नीचे मुझे एक लेयर खाली मिल गई। अब आप कहोगे सर यहाँ ब्लैक बैकग्राउंड है, तो सही, मैंने कब कहा ये बैकग्राउंड है? मैंने तो स्टार्टिंग में बता दिया था, ये तो ट्रांसपेरेंट एरिया है, ये बैकग्राउंड नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट एरिया है। बैकग्राउंड अब बनाते हैं, तो देखो प्रीमियर पे एक सॉलिड कलर का बैकग्राउंड कैसे बनेगा। यहाँ पे आ जाओ प्रोजेक्ट मॉनिटर पे, यहाँ नीचे लिखा आ रहा है न्यू एटम, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे लिखा है कलर मैट। कलर मीन्स कलर, मैट मीन्स जिस कलर में चिकनाई नहीं होती ना, शाइन नहीं होती, तो उसे मैट कलर कहा जाता है। ठीक है, तो कलर मैट पे आ जाओ, वो आपका यहाँ पे एज पर यूर फ्रेम साइज, फ्रेम का साइज ले लेगा। ओके करो, ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। किस कलर का बैकग्राउंड चाहिए मुझे? मुझे चाहिए व्हाइट। मैंने यहाँ से व्हाइट सेलेक्ट किया, ओके किया, पूछ रहा है नाम क्या रखूं, मैंने लिख दिया व्हाइट। ओके कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे एक व्हाइट कलर का लेयर आ गई, क्लिक करो, ड्रैग करो, यहाँ नीचे ड्रॉप कर दो, आ गया व्हाइट बैकग्राउंड। अब जाहिर सी बात है, जो कुछ लिखा था हमने वो ब्लैक को कंसिडर करके लिखा था, तो वो तो नजर ही नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। अब मुझे लिखना उसे उसी कलर से है जैसे लिखा हुआ है, लेकिन जाहिर है जो व्हाइट से लिखा हुआ है वो तो छुप गया। तो ग्राफिक्स ऑनलाइन के पीछे हैप्पी बर्थडे टू यू किससे लिखा मैंने? व्हाइट से। पाकिस्तान का इस्तान किससे लिखा मैंने? व्हाइट से। वो नजर नहीं आएगा, तो उसकी विजिबिलिटी के लिए मैं क्या करूंगा? इस टेक्स्ट के ऊपर शेडो दूंगा, क्योंकि जब टेक्स्ट के बिहाइंड एक डार्क शेडो जाएगा तो वो व्हाइट इसी व्हाइट पे इन्हांस हो जाएगा, तो आपके जहन में ये क्रिएटिविटी आ जाएगी कि हमें शेडो कब कहाँ क्यों देना है, और हमारा टेक्स्ट थोड़ा सा इम्बोजी भी लगेगा, जो अभी चिपका हुआ लग रहा है। ठीक है, इम्बोजी यानी कि उभरा हुआ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले जो हैप्पी बर्थडे था उसकी लेयर को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से हैप्पी बर्थडे वाली लेयर को ओपन किया, स्क्रॉल डाउन किया, सिर्फ शेडो पे क्लिक करूंगा। आपको शेडो विजिबल, हैप्पी बर्थडे विजिबल हो गया ना? अब इसकी ओपेसिटी बढ़ा देता हूँ ताकि वाजे नजर आए। ओपेसिटी बढ़ गई, ठीक है, थोड़ा सा इसे जूम करते हैं, बहुत अच्छा लगेगा ये, ऐसी बात नहीं है, और जूम करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी इसमें कमी है, देखो विजिबल होने लगा, व्हाइट के ऊपर व्हाइट हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? जो शेडो आया है ना, उसका ब्लर बहुत ज्यादा है, क्योंकि फॉन्ट साइज हमने बहुत बारीक और छोटा लिया हुआ है। बुरा ये भी नहीं लग रहा, लेकिन क्या इतना जूम करके देखेंगे तभी विजिबिलिटी आएगी? नहीं। तो मुझे इसका ब्लर कम करना है पहले, यानी कि एजिस के स्मूथनेस, ब्लर आ रहा है ये सबसे नीचे 40, अगर मैं और बढ़ा दूंगा तो देखना क्या होता है। इस ब्लर को और बढ़ा दिया, और विजिबिलिटी कम हो गई, मतलब ये तो समझ गए ना ब्लर कर क्या रहा है, उसके धुंधलेपन को कम या ज्यादा कर रहा है, तो मुझे 40 था उससे भी कम कर देना है। अब मैंने उसे कम किया तो देखो वो ऐसा लग रहा है जैसे कि पीछे उसके टैक्सी लिखा हुआ है, ये भी अब बहुत कम हो गया, तो मतलब अगर 40 है तो मैं 25 30 इतना दे दूं, ताकि टैक्स की बस विजिबिलिटी आ जाए। अब ये भी कर दिया तब भी वो बात नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि जो मेरा शेडो है, क्योंकि शेडो हमेशा ड्रॉप शेडो आता है, वो कुछ ज्यादा ही ड्रॉप हो रहा है और बॉटम राइट की तरफ गिर रहा है, तो इस शेडो की पोजीशन को थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। कहाँ है पोजीशन? ये रहा, डिस्टेंस 7 का डिस्टेंस है, इसके डिस्टेंस को कम करो ताकि टेक्स्ट के करीब चला जाए। अच्छा मैं बढ़ा के दिखाऊं क्या हो रहा है? ये देखो, ये आ गया शेडो, बाहर निकाल दिया मैंने, ये रहा शेडो। इसको करीब ले जाओ उसके, देखना है वही चीज आपको बहुत खूबसूरत लगेगी।
देखो आ गई उसमें मीनिंग। 4.3 है, मैं और कम कर देता हूँ, 7 था बाय डिफॉल्ट, मैं इसे कर देता हूँ 2, मैंने 2 कर दिया, मच बेटर। थोड़ा सा मैं अब क्या कर रहा हूँ, इसका ब्लर जो है कम कर रहा हूँ, 2 करने के बाद 20, ठीक है। नजर आ रहा है वाज़ेह, व्हाइट से लिखा हुआ हैप्पी बर्थडे। अब प्रॉपर नजर आ रहा है, इम्बोजी नजर आ रहा है, जैसे ऊपर से लिखा गया उसको चिप, स्टिकर नुमा नहीं लग रहा अब चिपका हुआ, ठीक है। इसी तरह इस्तान रह गया। अब इस्तान कहाँ लिखा अभी मैंने, मुझे खुद ही नहीं पता, ये रहा यहाँ पे लिखा। इस लेयर पे आया मैं और टाइप टूल लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया और इस पे शेडो लगाते हैं। अच्छा भाई, अब शेडो क्या है, पूरी लेयर पे लग रहा है। अब लगना तो मजबूरी है क्योंकि इस पे भी हमें चाहिए ही चाहिए, तो मैंने इस पे शेडो दिया। इसकी विजिबिलिटी को बढ़ा देते हैं और बाकी सेटिंग में कर देता हूँ, इसको मैं कम करूंगा और इसको कम करने के बाद यहाँ से इसे भी मैं 2 कर देता हूँ। अभी देखते हैं कितना नजर आ रहा है फिर, क्योंकि जब तक चीज दिखेगी नहीं, हम देखो अब स्थान भी हमारा नजर आने लगा। सिर्फ वाइट मैंने जानबूझ के लिया, आपको शेडो कहाँ क्यों किस टेक्निक से यूज करना है, वाइट पे वाइट की विजिबिलिटी दिखाने के लिए आप शेडो का यूज बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। अच्छा आपने कहा हाँ मैं सब समझ गई सर, इसे वापस ब्लैक कर दो। तो अब इस जो आपने बैकग्राउंड वाइट लिया था ना, आप उसको क्या करोगे, ब्लैक कैसे करोगे, कलर मैट को इस वाली लेयर पर डबल क्लिक कर दो और इसे ब्लैक कर दो, सिंपल। जो जैसा था वैसा ही है, लेकिन अब वो आपको शेडो नजर नहीं आ रहा क्योंकि ब्लैक पे ब्लैक शेडो नहीं नजर आ रहा, ठीक है। तो ये थी हमारी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी, और क्या रह गया वो भी बता दूं, फिर प्रैक्टिस करना और फिर इंशाल्लाह परसों मुलाकात होगी तो देखते हैं। अच्छा जी, ऑलमोस्ट सब हो गया, एक चीज रह गई यहाँ पे, ये नहीं बताया मैंने आपको, एक ये शेडो की रोटेशन और एक ये शेडो का साइज, ठीक है। शेडो की बात हो रही है, बैकग्राउंड की नहीं, तो दोबारा इसे वाइट करते हैं ताकि थोड़ा सा ये समझ लो, फिर छुट्टी, ठीक है। और पाकिस्तान वाली लेयर पे आऊं या फिर हैप्पी बर्थडे वाली पे आऊं, हैप्पी बर्थडे वाली ज्यादा सही है, इस पे आ जाते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। देखो अगर के आपको मैं दिखा सकूं, अब समझ में आ रहा है कब कब हमें चीजों को जूम करके देखना पड़ता है, अब आ रही है ना ये सब चीजें यूज, तो ऐसी थोड़ी दी हुई है प्रीमियर ने। शेडो मेरा किस तरह से है, थोड़ा सा राइट साइड पे जा रहा है और थोड़ा सा बॉटम पे आ रहा है, तो ये 135 इसकी रोटेशन है। यहाँ पे निडल आ रही है, आप चाह रहे हो ये शेडो ऊपर टॉप पे चला जाए, तो इस निडल को पकड़ के आप ऐसे ऊपर टॉप पे ले जाओ, वो देखो शेडो सारा टॉप साइड पे चला गया। मतलब जो उसका बाहर निकलना है ना, वो अब टॉप पे हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। आप चाह रहे हो नीचे आ जाए, इस निडल को पकड़ो, नीचे की तरफ घुमा दो। अब वो जो चीज पहले ऊपर को जा रही थी, अब इसके टेक्स्ट के नीचे की तरफ, बिहाइंड, शेडो हमेशा पीछे जाता है, तो वो पीछे की तरफ से निकल रहा है, ठीक है। इसका ये मतलब है। नेक्स्ट क्या था यहाँ पे, साइज। अब इस शेडो का साइज बढ़ाना है, यहां से हमने शेडो का डिस्टेंस बढ़ाया था, डिस्टेंस और साइज में फर्क है, समझे। डिस्टेंस दूरी और करीबी के फासले की बात कर रहा है, जबकि साइज कि कितना बड़ा शेडो होगा, ठीक है। तो यहां से अगर मैं शेडो का साइज बढ़ाऊंगा तो देखो, जो कि इतना अच्छा इफेक्ट नहीं दे रहा, जहर लग रहा है, लेकिन मेरा काम था मैं आपको बताऊं कि तो आप थोड़ा बहुत शेडो का साइज भी बढ़ा सकते हो। बाय डिफॉल्ट 0 होता है, आप 1 कर दो ताकि आपकी और टेक्स्ट विजिबिलिटी हो जाए। मुझे फिर भी अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि एक मेलापन आ गया है हमारे टेक्स्ट में, एक मेला सपन आ गया, गदलापन, मेलापन। तो ये सारी टेक्निकल चीजों का ध्यान रख के अगर आप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग प्रीमियर पे करोगे, बाद में इन्हीं चीजों को जब हम एनिमेशन देंगे, डांसिंग देंगे, इफेक्ट देंगे, तो और अच्छी लगेंगी। तो यहाँ तक था, मैंने आपको इफेक्ट कंट्रोल समझाया, उसके बाद पूरी की पूरी हमने क्या समझी, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग समझी। अब मैं चाह रहा हूँ इसके ऊपर एक कोई सर्किल बना दूं, ठीक है। तो क्यों बना रहा हूँ अभी बताता हूँ। जो हमारा पहला टॉपिक था ना, इफेक्ट कंट्रोल, अब मैंने यहाँ पे देखो सर्किल बनाना है। अभी ये लेयर मेरी सेलेक्ट है, मैं बाहर एक बार क्लिक कर देता हूँ और फिर यहाँ पे क्लिक किया, ड्रैग किया, ये इलिप्स बन रहा है, इलिप्स ओवल बन रहा है। परफेक्ट सर्किल बनाने के लिए मुझे शिफ्ट की प्रेस करनी पड़ेगी, ठीक है। ये परफेक्ट सर्किल बन गया, ठीक है। इस परफेक्ट सर्किल को मैं लाके रखता हूँ यहाँ सेंटर में। अच्छा लैपटॉप बंद हो जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है, वार्निंग दे चुका है मुझे।
यहाँ पे मैं रख रहा हूँ। अब मैं इसकी भी पोजीशन सेम उसी तरह से, देखो टेक्स्ट लेयर की, टेक्स्ट की मदद से पोजीशन चेंज होगी। यहाँ पे आके ये मैंने शेप बनाई है ना, इसकी शेप लेयर आई है, आपने शेप लेयर को ओपन करना है। अब इसकी पोजीशन स्केलिंग वगैरह आप यहाँ से कर सकते हो। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा नीचे आ जाए इस तरह, ठीक है, यहाँ पे आ जाए। तो मैं इस लेयर में जाके कर रहा हूँ, मुझे इसके पीछे इसका कलर चेंज करना है। तो बाकी सारी चीजें सेम है जो मैं पढ़ा चुका हूँ, सब वही चीजें। आपने इसका कलर जो भी करना है, जैसे मुझे मेहरून करना है, मेहरून मिलता ही नहीं है, बनाना पड़ता है। ओके, ठीक है, मैंने मेहरून कर दिया, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर कर रहा हूँ। तो शेप बनाने का मकसद ये था कि मैं बता दूं कि जो इफेक्ट कंट्रोल मैंने वीडियो पे समझाया है वो शेप पे भी वही बात है, टेक्स्ट पे भी वही बात है। अब मैं फाइनली क्या चाह रहा हूँ, ये सर्किल जो है ना इस टेक्स्ट के पीछे चला जाए। तो क्या करना है, मुझे इन सारी लेयर्स को लेना है, बैकग्राउंड की छोड़ के एक स्टेप ऊपर कर दो, नीचे जगह खाली हो गई। इस सर्किल वाली लेयर को अब कैसे लाएं, ऊपर चली गई है, इसको क्लिक करो, ऊपर ड्रैग करो, ये आ गई सर्किल वाली लेयर, क्लिक करो, नीचे ले आओ। तो वो उस टेक्स्ट के पीछे आपका चला गया, ठीक है, सर्किल। तो देखो डिजाइनिंग आपकी बनती जा रही है। सर्किल का कलर ऐसा है कि भाई आपकी टेक्स्ट विजिबिलिटी नहीं आ रही, तो आप उसे ब्लैक कर दो और डार्क कर दो, ताकि आपका टेक्स्ट विजिबल रहे। तो जिस तरह से भी आप टेक्स्ट को फॉर्मेट अच्छा सा कर सकते हो वो करो, और अपनी किसी वीडियो पे उसे इंसर्ट करना चाहते हो करो, और एटलीस्ट ग्रुप में अपनी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग शेयर करो, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे आपको कार्टूनिस्टिक फाउंड मिलेंगे, आप अच्छा अच्छा सा टेक्स्ट फाउंड करो, और इंडिविजुअल उसके अंदर कैटेगरी वाइज एक एक करेक्टर को उसमें फॉर्मेट करो। जो अपनी क्रिएटिविटी से जैसा कर रहा है वो एटलीस्ट कोशिश करे। मुझे इसके पीछे सॉलिड सर्किल नहीं चाहिए था, आउटलाइन में चाहिए था। यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। और इसका कलर भी चेंज कर सकते हो आप, सर्किल के आउटलाइन का, आ गई आउटलाइन रेड कलर की। मुझे ये नहीं करना, मैं चाह रहा हूँ ये वाइट ही रहे, नहीं ये ब्लैक ही रहे, बल्कि वाइट ही रहे, लेकिन एक इफेक्ट बताना पड़ जाएगा। और ये अब आपको व्हाइट पे व्हाइट नजर आए तो इस पे एक इफेक्ट लगेगा ड्रॉप शेडो का। मैं देख लेता हूँ, कंप्यूटर बंद हो जाएगा और कोई बात नहीं है, रिकॉर्डिंग रह जाएगी मेरी, फिर भी मैं देख लेता हूँ। शेडो, ये रहा ड्रॉप शेडो, क्लिक करूंगा, ड्रैग करूंगा, इस सर्किल पे ड्रॉप कर दूंगा। देखो मैंने उसी सर्किल को विजिबल करा लिया है व्हाइट कलर से। तो एक हमने आज इफेक्ट भी देख लिया, ड्रॉप शेडो। सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें, हाँ मैं कर रहा हूँ लारे रिकॉर्डिंग।